हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्बिशन स्टडी सेंटर्स ऑनलाइन क्लास। हम पढ़ रहे थे हमारा फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहाँ पर हमने प्रीवियस सेशंस में देखा था कि इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग किस प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है, इसके बारे में भी हमने जाना था उसमें। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और उसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ में। देखो अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या डिफाइन कर रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म, हम मैग्नेट के हेल्प से अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसे कहा जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देन कम टू द नेक्स्ट, गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है? देखो, अ गैल्वेनोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। जैसे कि हमने क्या बोले थे, जब एमीटर जो होता है वो करंट मेजर करने का काम करता है, गैल्वेनोमीटर भी उसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है जैसे वोल्ट मीटर और एमीटर वर्क करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो गैल्वेनोमीटर है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट करता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंस है या नहीं। ठीक है, उसके बाद में बढ़ते हैं आगे। वहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं आपको, जिसमें बोला गया है कि अ कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल ऑफ द मैग्नेट इन सच अ वे दैट द पॉइंटर ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू इट। मतलब कि अगर हम एक्सपेरिमेंटली अगर हम ट्राई करते हैं डिटेक्ट करने को इलेक्ट्रिक करंट, तो वहाँ पर क्या देखा जाएगा कि एक कॉइल प्लेस की जाएगी जहाँ से वो एक कंडक्टर का काम करेगी कॉइल, जहाँ पे वो किसके बीच में रखा जाएगा, वो कॉइल को टू पोल्स ऑफ मैग्नेटिक इन सच अ वे, वो मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में उसको रखा जाएगा इन सच अ वे दैट पॉइंटर ऑन गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो क्या रहेगा, कनेक्ट रहेगा। ठीक है, मतलब वही शो करेगा डिफ्लेक्शंस गैल्वेनोमीटर में। देखो फिर, व्हेन अ स्मॉल करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल, जब छोटे अमाउंट में करंट क्या होगा, फ्लो होगा उस कॉइल में से, द कॉइल विल रोटेट, कॉइल रोटेट होगा बिकॉज ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड में है। द रोटेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू करंट, तो वो जितना रोटेट होगा उतना जितना वो करंट बढ़ेगा या फिर जितना वो रोटेट होगा उतना वहाँ पर क्या बढ़ेगा, करंट बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल बोला गया है उसको। ठीक है, देन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इन गैल्वेनोमीटर द पॉइंटर डिफ्लेक्ट ऑन बोथ साइड। अब सपोज करके चलते कि हमारा एक सैंपल गैल्वेनोमीटर है जिसमें ऐसे डायरेक्शन होते हैं, इधर में भी पॉइंट्स होते हैं, इधर में भी पॉइंट्स होते हैं, और बीच में इसका होता है पॉइंटर। ये होता है आपका गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर। तो ये क्या करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी डिफ्लेक्ट करेगा और राइट हैंड साइड में भी डिफ्लेक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द रीडिंग। जो अमाउंट ऑफ करंट वहां से फ्लो होगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या होगा, डिटेक्ट होगा, और वो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो डिफ्लेक्ट करते जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है वो भी वहां पर डिपेंड करेगा। अगर राइट डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर भी बराबर उस साइड में क्या होगा, डिफ्लेक्ट करते जाएगा। ओके, हाँ, तो ये दिया था आपको एक नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और गैल्वेनोमीटर के बारे में। अभी आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 57 पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक्टिविटी में कुछ इस प्रकार से, वो मैं अभी एक्टिविटी यहाँ पर उसकी डायग्राम नहीं बनाया है, लेकिन आपको समझना है उसको। हमने क्या करें, दो पोल के भी एक पर्टिकुलर स्टैंड के बीच में एक वायर को ऐसा स्ट्रेट अरेंज करें, उसकी पोजीशन की है, उसको लटका के रख दिए दो एंड्स के बीच में, जहाँ पर उसके बराबर सेंटर में क्या रखे हमने, मैग्नेट। सेंटर में क्या रखे हैं, मैग्नेट, जिसके दोनों जो जस्ट नॉर्थ और साउथ पोल ऐसे एडजस्ट हुए हैं जैसे कि एकदम सेंटर में कॉपर वायर के। ठीक है, अब वहां पर क्या होगा, जब हम वायर को मूव करेंगे ऊपर नीचे, सपोज करके चलो ये तुम्हारा वायर है स्ट्रेट, हम क्या कर रहे हैं, इसको ऊपर नीचे मूव कर रहे हो, इसके नीचे में है मैग्नेट, इसके नीचे में सपोज है मैग्नेट। ये वायर अगर जैसे मूव हो रहा फ्रॉम ए टू बी, पोजीशन ए टू पोजीशन बी, पोजीशन ए टू पोजीशन बी, तो क्या होगा, द पॉइंटर ऑफ द गैल्वेनोमीटर गेट डिफ्लेक्टेड। तो वहां पर जो सर्किट में जो गैल्वेनोमीटर लगा होगा उसका पॉइंटर भी क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, उसका पॉइंटर भी क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। डिफ्लेक्ट होने का मीनिंग वो मूवमेंट शो करेगा, ध्यान में आ रहा है, वो मूवमेंट शो करेगा। आफ्टर दैट द पॉइंटर ऑफ द गैल्वेनोमीटर गेट डिफ्लेक्टेड। दिस इज कॉल्ड एज अ फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी को हम क्या कह सकते हैं, फैराडेज
प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट वहां पर क्या तैयार हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। क्या तैयार हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट तैयार हो रहा है इसीलिए तो वहां पर जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। हाँ देखो फिर आगे में, नाउ मूव द मैग्नेट एंड वायर द फिक्स। फिर दूसरे टर्म में क्या करेंगे हम, ये वायर को ऐसा फिक्स रख देंगे और करेंगे मैग्नेट को मूव इधर उधर अलग अलग पोजीशन पे। फिर भी क्या होगा, जब हम मैग्नेट को मूव करेंगे तब भी क्या होगा, द गैल्वेनोमीटर पॉइंटर स्टिल गेट डिफ्लेक्टेड। जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर है वो भी तभी भी क्या दिखाई देगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, ये जानना है उस एक्सपेरिमेंट से। वेरी इजी एक्सपेरिमेंट, बस आपने पढ़ लिए तो आपको समझ में भी आ जाएगा वो। लेकिन ये जो पॉइंट्स है ये आई होप कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद में आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, उसके आफ्टर दैट एक्टिविटी ट्राई दिस में आपको दो डायग्राम्स दी हुई है। दरअसल वो 3 डायग्राम से बनकर है, लेकिन हम पहले 2 डायग्राम को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, देखो आपको एक्टिविटी में क्या बोला गया है कि कंप्लीट द सर्किट एज शोन इन द फिगर 4.16a। अब जो 4.16a है उसमें एक सोलेनॉइड यूज हुआ है, एक कॉपर की कॉइल यूज हुई है और गैल्वेनोमीटर और बैटरी यूज हुई है वो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। अब फर्स्ट टाइम क्या हुआ, फर्स्ट फिगर में वहां पे हमने जब फर्स्ट फिगर निकाले तो वहां पर क्या हो रहा है कि हम करंट पास नहीं कर रहे, प्लग की ऑन करके रख रहे हैं, लेकिन करंट कितना है, 0। वो जो सोलेनॉइड है उसमें से करंट कितना पास हो रहा है, 0, पास ही नहीं हो रहा उसमें से करंट। तब क्या होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा क्या, जब करंट पास ही नहीं हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा क्या, करेगा, लेकिन किस पे करेगा, 0 पे। किस पे करेगा वो, 0 पे। मतलब जो गैल्वेनोमीटर है उस पर रीडिंग होती है रीडिंग की, तो वो जो रीडिंग है उसमें जो जीरो जो पॉइंट है वो 0 के ऊपर में वो पॉइंटर जाएगा। बोला भी गया है गैल्वेनोमीटर इन द गैल्वेनोमीटर, द पॉइंटर ऑफ द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट टू अ साइड एंड क्विकली कम बैक टू द 0। गैल्वेनोमीटर क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा एंड आएगा अपने 0 के पॉइंट पे। उसका जो पॉइंटर है वो किस पे आएगा, 0 रीडिंग पे आएगा। देन सेकंड इसमें क्या कर रहे हैं हम, इफ द करंट इन द कॉइल स्टार्टेड अगेन द पॉइंटर अगेन डिफ्लेक्टेड टू द अदर साइड एंड टर्न्स क्विकली टू द 0। फिर क्या होगा, जब हमने फिर से सोलेनॉइड में से क्या पास कर दिए, करंट पास कर दिए, तो करंट पास करने पे क्या होगा कि वो जो आपका गैल्वेनोमीटर फिर से डिफ्लेक्शन शो करेगा। मतलब कि जब हम उसमें से करंट पास करेंगे तो वो गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्या शो करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा। ओके, एंड फिर से वो 0 पे आ जाएगा फट से। ठीक है, अब ये डायग्राम को समझते हैं जो कि है 4.16b। when the current is passed through the solenoid coil and coil is displaced laterally with respect to the coil। मतलब ये जो coil है डिस्प्लेस हो रही है laterally with respect to coil। अब ये डिस्प्लेस होने का मीनिंग आपको बता दो, ये अभी हम यहाँ पर तो मूव नहीं कर सकते उस कॉइल को, लेकिन ये जो कॉइल और ये जो गैल्वेनोमीटर जो सोलेनॉइड कॉइल और ये जो दूसरी कॉइल है ये क्या होंगी, डिस्प्लेस होंगी। मतलब ये एक दूसरे से पोजीशन चेंज करेगी। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, नाउ व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड कॉइल एंड द सोलेनॉइड कॉइल इज डिस्प्लेस्ड विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल द करंट इज स्टिल प्रोड्यूस इन अ कॉइल। मतलब कि क्या होगा कि जब हम इलेक्ट्रिकल करंट इस सोलेनॉइड में से पास करेंगे थ्रू द बैटरी, तो ये देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहा है वो करंट थ्रू द बैटरी, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो सोलेनॉइड कॉइल है वो क्या करेंगी, डिस्प्लेस करेंगी किसको, कॉइल के, जो हमारी कंडक्टिंग कॉइल है उसके रिस्पेक्ट में वो क्या होंगी, डिस्प्लेस होंगी। डिस्प्लेस का मीनिंग आपको समझा रहा मैं, डिस्प्लेस का मीनिंग होता है अपनी पोजीशन चेंज करना। ठीक है, तो ये जो सोलेनॉइड की जो कॉइल है इसके रिस्पेक्ट में चेंज होते रहेंगी, अपनी उसकी पोजीशन क्या होती रहेंगी, चेंज होती रहेंगी। अगर पोजीशन चेंज हो रही है मतलब वहां पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। वहां पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है। डिस्प्लेस विद रिस्पेक्ट टू कॉइल द करंट स्टिल प्रोड्यूस इन द कॉइल। बोला भी गया है कि जो करंट है वो क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। वहां पे कब प्रोड्यूस होगा, जब हम गैल्वेनोमीटर अपने बैटरी में से करंट पास करेंगे और वो करंट जब पास होके जाएगा इस कॉइल में से, तो ये जो उसके रिस्पेक्ट में उसके अपोजिट में जो कंडक्टिंग कॉइल है इसमें से भी क्या होगा, ये जो डिस्प्लेस होंगे एक दूसरे के इसमें और दोनों के बीच में क्या तैयार होगा, करंट पास होगा। क्या तैयार होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उसके बाद में आपको दूसरे पेज पर दिया हुआ है कि इवन इफ द सोलेनॉइड कॉइल इज केप्ट स्टेशनरी। अब सेकंड इसमें क्या कर रहा है, ये जो सोलेनॉइड की कॉइल है इसको हम स्टेशनरी रख रहे हैं, मतलब इसको हम कोई भी मूवमेंट नहीं शो कर रहा है। और क्या हो रहा है,
solenoid coil move toward and away even if the solenoid coil kept stationary, change in the current in the solenoid coil produces the current in coil। मतलब इसको अगर हम स्टेशनरी रखेंगे, मतलब इसको कोई भी चेंज नहीं करेंगे, तब भी क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। और अगर हमने क्या शो करे, सोलेनॉइड कॉइल को टूवर्ड एंड बैकवर्ड क्या करे, उसको मूव करे, आगे पीछे ऐसा मूव करे इस सोलेनॉइड के कॉइल को, तो तब भी क्या होगा, वहां पर करंट प्रोड्यूस होगा। और करंट प्रोड्यूस होने के साथ साथ हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखेंगे। कहाँ डिफ्लेक्शन दिखेंगे, गैल्वेनोमीटर में हमको क्या दिखेंगे, डिफ्लेक्शंस दिखेंगे। ठीक है। ऑल्सो द फास्टर इज द डिफ्लेक्शन इन द डिस्प्लेसमेंट इन द सोलेनॉइड, लार्जर इज द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर पॉइंटर। जितना ज्यादा, क्या बोल रहा हूं मैं, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट सोलेनॉइड कॉइल में होगा, फास्टर द डिस्प्लेसमेंट in the solenoid coil, then pointer, then more faster the deflection in the pointer on pointer of गैल्वेनोमीटर। मतलब कि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट रहेगा कोई सोलेनॉइड कॉइल का, उतना ज्यादा क्या रहेगा, डिफ्लेक्शन, उतना फास्ट डिफ्लेक्शन कौन शो करेगा, गैल्वेनोमीटर शो करेगा। ऐसा उनका बोलना है। अगर हम धीरे धीरे अगर शो मूव कर रहे सोलेनॉइड कॉइल को, तो वहां पर जो डिफ्लेक्शन है गैल्वेनोमीटर में, वो भी क्या दिखेंगे, थोड़े स्पीड कम में दिखेंगे। अगर उनके अगर जो डिस्प्लेसमेंट है कॉइल का, वो अगर फास्ट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू दैट कॉइल, तो वहां पर डिफ्लेक्शन भी गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा, ज्यादा शो करेगा। ठीक है। इफ द करंट इन द सोलेनॉइड कॉइल इज चेंज, द करंट इज प्रोड्यूस इन द कॉइल और द सोलेनॉइड कॉइल इज मूव टुवर्ड द कॉइल, देन आल्सो द करंट इज प्रोड्यूस। अगर हमने करंट चेंज भी कर दिए, अगर चेंज भी कर दिए, कम ज़्यादा भी कर दिए, फिर भी वो जो सोलेनॉइड कॉइल है वो क्या होंगी, मूव होना चालू रहेंगी। मतलब कि डिफ्लेक्शन हमको दिखना चालू रहेंगे और करंट भी उस सामने वाले कॉइल में प्रोड्यूस होना चालू रहेगा। समझ में आ रहा है। अगर करंट कम भी कर दिए सोलेनॉइड कॉइल में से, तो कॉइल का मूवमेंट तो बढ़ते ही रहेगा, मतलब डिफ्लेक्शन होते रहेंगे। और ये जो सामने वाली जो कॉइल है, जिसके अपोजिट में वो गैल्वेनोमीटर हम जिसके अपोजिट में हम क्या कर रहे हैं, सोलेनॉइड कॉइल को मूव कर रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर भी क्या हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, वो कि क्या रहेगा, प्रोड्यूस होते रहेगा, कंटिन्यू प्रोड्यूस होते रहेगा। ये हमने इसलिए एक्टिविटी करी है, समझने के लिए था कि जो फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, वो समझने के लिए हमने ये करे थे। ठीक है। चलो, तो इतना पार्ट आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ये डायग्राम का नहीं भी लिए तो भी चलेगा, आपको ये समझने के लिए था। इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम आते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के ऊपर में। तो बढ़ते हैं आगे। देखो, अभी आते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। अब फैराडे ने क्या लॉ दिया था, जैसे कि हमने अभी कुछ समय पहले एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करे, वहाँ पर हमने देखे कि जो करंट है या फिर जो इंड्यूस्ड करंट है वो कब प्रोड्यूस होगा, जब हम सोलेनॉइड की पोजीशन चेंज करते हैं या फिर सोलेनॉइड में करंट कम या फिर ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा था, करंट प्रोड्यूस हो रहा था दूसरे कॉइल में, है ना, कंडक्टर कॉइल में। तो वही अभी उसी के बेसिस पे फैराडे ने अपना एक लॉ दिया करंट के लिए, इंडक्शन कैसे इंड्यूस होता है वो। देखो क्या बोल रहा है, इफ अ करंट इज स्विच ऑन और ऑफ इन सोलेनॉइड कॉइल, अ करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल। उसका पहला कंसिडरेशन क्या था कि अगर करंट स्विच ऑन करते हैं करंट के लिए या फिर ऑफ करते हैं सोलेनॉइड कॉइल में, किसमें, सोलेनॉइड कॉइल में। अब सोलेनॉइड में बैटरी अटैच है तो ऑन भी कर सकते हैं, स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। अब करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल, करंट क्या होगा, अपने आप वहाँ पे इंड्यूस होगा। ठीक है। उसके
बाद में करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल व्हेन इट इज मूव असाइड फ्रॉम द फ्रंट ऑफ सोलेनॉइड। करंट कब इंड्यूस होगा कोई कॉइल में, जब हम क्या करेंगे, वो जो कॉइल है, जो दूसरी कंडक्टर कॉइल है जहाँ पे करंट कंडक्ट होने वाला है, उसमें से उसको अगर हम मूव करेंगे तब भी वहाँ पर क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो उसके इन दो बेसिस के ऊपर में फैराडे ने क्या बोला, अपना एक लॉ बनाया, वो क्या बोला देखो, whenever the number of magnetic lines of force passing through the coil changes, अगर जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कोई कॉइल में से पास हो रहे हैं तो उसको अगर हम चेंज करते हैं, देन द करंट इज इंड्यूस इन द कॉइल। तो वहां पर क्या इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। दिस इज नोन एज अ फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। मतलब कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो नंबर है, मतलब जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस अगर चेंज होते रहेंगी उतना उसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस होते रहेगा। ये बोलना था फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन का। फिर से देखते हैं, व्हेनेवर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द कॉइल चेंजेस, जब कोई नंबर ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज होता है तो वहां पर क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। दिस इज नोन एज अ फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। फोर्थ पॉइंट वन, दैट इज व्हेन द करंट इन द सोलेनॉइड इज इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब कि जब हम सोलेनॉइड की कॉइल ले रहे हैं तो वहां पर अगर करंट इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है सोलेनॉइड में, तो द करंट इज इंड्यूस इन द लूप। तो जो रेक्टेंगुलर लूप हमने लिए थे फॉर इंड्यूसिंग द करंट, वहां पर भी वो करंट क्या होगा, इंड्यूस होगा, मतलब अपने आप को वहां पे तैयार होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये हो गया था फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। अब हम आते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के ऊपर में। क्या कहता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हम यूज कर रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट क्या रहेंगे। ठीक है, डायरेक्शन स्टडी करने के लिए हमने किसका यूज करना है, हमको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का। देखो क्या कहता है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, हमें क्या करना है, स्ट्रेच द थंब, द इंडेक्स फिंगर एंड द मिडल फिंगर इन सच अ वे दैट दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहाँ पर राइट हैंड रूल है, तो हमारा राइट हैंड के जो तीन फिंगर्स है, लाइक थंब, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर, इसको हमको स्ट्रेच करना है। समझ में आ रहा है? ऐसे स्ट्रेच करना है ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर दिखे, ये तीनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर दिखे। फिर देखो क्या होगा, इन दिस पोजीशन द थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर। ऐसे पोजीशन में ये जो थंब है ये शो करेगा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। मतलब जो कंडक्टर वो कैसे मूव कर रहा है, क्योंकि हमने मूवमेंट बोले थे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़े तो वहां पर मूवमेंट हम कर रहे थे कॉइल की, हाँ, मोशन ऑफ कंडक्टर। उसके बाद में द इंडेक्स फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो इंडेक्स फिंगर है आपका वो क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ। समझ में आया? और द मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। मिडल फिंगर क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, की वो डायरेक्शन जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन वो क्या रहेगी, जो करंट वहां पर प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, वो कौन सा फिंगर शो करेगा अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, मिडल फिंगर शो करेगा। कौन सा फिंगर शो करेगा, मिडल फिंगर शो करेगा। लाइक इन दिस वे, अगर हम इसको बनाते हैं तो थंब शो कर रहा है मोशन ऑफ कंडक्शन किया अपने यहाँ पे, हाँ देखो मोशन ऑफ कंडक्टर शो करेगा थंब, जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है वो शो करेगा मिडल फिंगर अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, और इंडेक्स फिंगर शो करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा इंडेक्स फिंगर। इज इट क्लियर अप टू दिस? आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। इजी टर्म्स है, आपको ये प्रॉपरली पढ़ के उसको समझने की कोशिश करना है और लर्न भी करना है, इसको काम का है, पूछ सकते हैं। और जब हम अभी इलेक्ट्रिक जनरेटर, डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर पढ़ेंगे तब हमको ये काम में आएगा। चलो इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पढ़ते हैं आगे। तो अभी हम शुरू करते हैं अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के साथ में। देखो इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ने से पहले हमें कुछ अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट क्या होता है ये समझ लेना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमें फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर का मैकेनिज्म पढ़ना है।
बात करते हैं अल्टरनेट डायरेक्ट करंट के साथ में। डायरेक्ट करंट क्या बोलता है? एन इलेक्ट्रिक करंट विच गिव्स कांस्टेंट करंट फ्लोइंग इन अ सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड एज अ डायरेक्ट करंट। एक ऐसा इलेक्ट्रिक करंट जो कि कांस्टेंट है पूरे कंटिन्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या है? कांस्टेंट है और वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इट डजंट चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। मतलब अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो लेफ्ट टू राइट ही जाएगा, राइट टू लेफ्ट आ रहा है तो उसी डायरेक्शन में आएगा। टॉप टू बॉटम जाएगा करंट का फ्लो तो टॉप टू बॉटम ही रहेगा, इट इज नॉट कम्स टू बॉटम टू टॉप। ओके, इस तरीके से अगर हमने अरेंज करें उस कंडक्टर को उस टाइप में तो ठीक है ना। हाँ, तो उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट। उसे क्या कहा जाएगा? डायरेक्ट करंट। एंड इलेक्ट्रिक करंट which is constant and flowing in the same direction is called as a direct current. Current supplied by the battery or cell, और डायरेक्ट करंट में जनरली हम बैटरी और सेल से करंट सप्लाई करते हैं। ओके, देन देखो अभी ये जो ग्राफ है ये हमने इसको अगर समझ लिए तो हमको समझ में आएगा कि डायरेक्ट करंट कैसे हो रहा है। हमने लिए टाइम फॉर पहले 0, फिर 5 सेकंड, फिर 10 सेकंड, फिर 15, फिर 20। सपोज करके चलते हैं कि हमारा करंट सपोज I0 है। हमारा करंट क्या है? सपोज I0 हमने कंसीडर करें क्योंकि हमको परफेक्ट वैल्यू पता नहीं है करंट की, तो हमने क्या करें कि हमने कंसीडर करें कि हमारा जो करंट है वो क्या है? सपोज I0, मतलब करंट की वैल्यू कितनी है? I0। कौन से इस पे? जब टाइम 0 सेकंड है, 0 सेकंड है तो करंट की वैल्यू कितनी है? I0। जब 5 सेकंड पे गया फिर भी कुछ चेंज हुआ क्या? वो स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, मतलब कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पर भी कितनी है? I0 ही है उसकी वैल्यू। आफ्टर 10 सेकंड भी सेम, 15 सेकंड भी सेम ही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो करंट है वो विद इंक्रीज इन टाइम इट डजंट चेंज, वो कांस्टेंट है। इसी वजह से उसको हमने कौन सा करंट कहा है? डायरेक्ट करंट। समझ में आ रहा है? फिर द डायरेक्ट करंट कैन बी इंक्रीज्ड, कैन बी स्टेबल और रिड्यूस, बट इट इज नॉट एन ऑसिलेटरी। अब ये ऑसिलेटरी क्यों बोल रहे हैं? ऑसिलेशन का मीनिंग क्या होता है पता ही है आपको? जो टू एंड फ्रो मोशन आपने पहले पढ़े थे, मतलब पीरियोडिक रहना, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में सेम पाथ रिपीट करना। लेकिन ऐसा कोई सेम पाथ वो पर्टिकुलर टाइम के बाद में रिपीट करेगा क्या? मतलब पहले I0 पे था, फिर I0 के ऊपर में चला गया, फिर से उसी पे आ गया, ऐसा होगा क्या? वो नहीं होगा। मतलब टाइम पीरियड के साथ में हम उसको रिड्यूस कर सकते, बढ़ा भी सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन एग्जैक्ट वही पाथ वो बार बार फॉलो करेगा ये जरूरी नहीं है, मतलब क्यों? ऑसिलेटरी नहीं होता, ये होता है डायरेक्ट करंट। अब आते हैं हम अपने अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर में। आपको समझ गया होगा डायरेक्ट करंट इजी है। देखो अल्टरनेटिंग करंट क्या बोल रहा है? एन इलेक्ट्रिक करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड, उसकी पर्टिकुलर वैल्यू और उसका फ्लो ऑफ डायरेक्शन, फ्लो ऑफ करंट उसका, मतलब क्यों करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगा, ये दोनों चीजें क्या रहेंगी? चेंजेस होंगे आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ये जो वर्ड है ये बोल रहा है कि ये क्या है? ऑसिलेटरी है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा? चेंज होगा। उसे कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट। उसे क्या कहा जाएगा? अल्टरनेटिंग करंट। लाइक ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने करे अल्टरनेटिंग करंट का, उसमें आप देख सकते हो कि पहले जो करंट है वो 0 पे था, फिर वो पहुंच गया 1 पे, फिर वो एकदम 0 पे आ गया। देखो स्टार्ट किया उसने 0 से, फिर वो पहुंच गया अपने हाईएस्ट मैक्सिमम पॉइंट 1 पे। हर जरूरी नहीं है हमेशा 1 पे ही रहेगा, बढ़ भी सकता हो। हमने स्टडी करने के लिए सिर्फ 1 कंसीडर करें, फिर पहुंच गया वो 1 पे, उसके बाद में रिवर्स आ गया फिर से 0, फिर और पहुंच गया मैक्सिमम इस पे। अब आप बोलोगे मैक्सिमम इस पे पहुंचा तो माइनस में है, तो मैक्सिमम कैसे? यहाँ पर ये जो -1 है ये कोई पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म नहीं शो कर रहा। यहाँ पर इसका मीनिंग ऐसा है कि पहले 0 पे आने के बाद में फिर से वो इंक्रीज हो रहा है, बट हम ग्राफिकली शो करेंगे तो माइनस में आएगा उसका, ठीक है? फिर से वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? फिर वो आ गया और 0 पे, और वो इंक्रीज हो रहा 1 पे, आ गया 1 पे, और वो आ गया 0 पे। मतलब कि पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में जैसे जैसे समय बढ़ते जा रहा, सपोज यहाँ पर 0 सेकंड था, यहाँ पर 5, यहाँ पर 10, 15, तो ऐसे टाइम पीरियड में वो क्या हो रहा है? आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम क्या हो रहा है? इक्वल
पहले अपवर्ड थी, बाद में डाउनवर्ड, फिर से अपवर्ड चली, फिर से डाउनवर्ड चलेगी, है ना। तो ये हमें समझना है कि टाइम जैसे जैसे चेंज होता है उसकी डायरेक्शन भी क्या होती है, चेंज होती है, और उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, चेंज होगा। उसे कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट। उसे क्या कहेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। देखो क्या बोल रहा है वो पॉइंट जो मैंने समझाया, इट इंक्रीजेज टू अ मैक्सिमम देन रिड्यूस टू द जीरो, वही बता, देन अगेन इंक्रीजेज टू मैक्सिमम इन द अदर डायरेक्शन, इन द अदर डायरेक्शन मींस रिवर्स डायरेक्शन, एंड अगेन रिड्यूस टू जीरो, अगेन रिड्यूस टू जीरो। देन अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज इन द पीरियोडिक मैनर in one cycle in forward and reverse direction। अल्टरनेटिंग करंट कौन से मैनर में फ्लो होता है, पीरियोडिक मैनर में। सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है क्या, वो नहीं, एक पीरियोडिक मैनर वो फॉलो कर रहा है इन वन साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल वो कंप्लीट कर रहा है वहां पे इन अ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन, इन अ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। ओके, अब हमारे इंडिया में अल्टरनेटिंग करंट का जो यूज है वो कितने फ्रीक्वेंसी का होता है, वो होता है 50 हर्ट्ज का। जो अल्टरनेट करंट का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितने, इसका पावर स्टेशन में जो फ्रीक्वेंसी बनती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वहाँ पर वो जो अल्टरनेटिंग करंट है वो कितने हर्ट्ज का रहता, 50 हर्ट्ज का। 50 हर्ट्ज का मीन्स क्या होता है कि 50 साइकिल्स पर सेकंड होती है करंट की। ऐसी जो है ये ऐसी आपकी 50 साइकिल्स पर सेकंड होती है, एक सेकंड में 50 साइकिल्स होती है वहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में हमारे इंडिया के, वही हमको यहाँ पर बताया है। अब आपको डायरेक्ट करंट समझ में आ गया, अल्टरनेटिंग करंट समझ में आ गया। अब बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर के ऊपर में, जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, और हाँ स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ अटेंडेंस लगाते रहना है सभी, आपकी 3 बार अटेंडेंस होने होगा मिनिमम। तो चलो अभी आते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर के ऊपर में। देखो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या कहता है, एंड द इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमने इलेक्ट्रिक मोटर में पढ़े थे कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रिकल मोटर। और इलेक्ट्रिकल जनरेटर का क्या काम है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिकल जनरेटर है वो 2 टाइप्स के होते हैं, लाइक अल्टरनेट करंट जनरेटर, डायरेक्ट करंट जनरेटर। एसी एंड डीसी का मीनिंग अल्टरनेट करंट जनरेटर और डायरेक्ट करंट जनरेटर। अब अल्टरनेट करंट जनरेटर क्या होता है वो हम पढ़ने जा रहे हैं पहले, फिर डीसी के बारे में पढ़ेंगे जिसमें थोड़ा चेंज है। देखो अल्टरनेट करंट जनरेटर की पहले ये डायग्राम, क्योंकि डायग्राम आपको पूरा समझना पड़ेगा और प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी बनाने की। देखो अल्टरनेट करंट जनरेटर में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो 2 मैग्नेट ले रहे हैं, परमानेंट मैग्नेट जो कि मैग्नेटिक फील्ड तैयार करेंगे वहाँ पे, जैसा इलेक्ट्रिक मोटर में हमने देखे थे। हाँ, उसके बाद में हम ले रहे हैं रेक्टेंगुलर शेप की कॉइल। क्या ले रहे हैं, लूप ले रहे हैं रेक्टेंगुलर शेप का, जिसको हम कॉइल भी कह सकते हैं, जिसका नाम है ABCD, जो कि कनेक्टेड है कंडक्टिंग रिंग्स को R1 और R2, और वो जो रिंग्स है उसको वो कनेक्टेड है एक्सेल के, जो कि रोटेट होगा। एक्सेल क्या होगा, रोटेट होगा। तो एक्सेल को कौन कनेक्टेड है, रिंग्स, कंडक्टिंग रिंग्स R1 और R2। अब ये जो R1 और R2 है इसको क्या कनेक्टेड है, कार्बन ब्रशेस, एज सिमिलर इन द मोटर। जैसा मोटर में था जो कार्बन ब्रशेस है उसको वो जो जॉइंट है, यहाँ पर भी वही। लेकिन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो 2 रिंग्स है R1 और R2 ये अलग अलग पोजीशन पे है। आपने मोटर में क्या देखे थे कि सेम पोजीशन पे 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, यहाँ पर दोनों अलग अलग रिंग्स 2 अलग अलग पोजीशन पे है, एक्सेल पे है, दिख रहा है आपको। हाँ, तो और वो किससे कनेक्टेड है, कार्बन ब्रश B1 और B2। वो किससे कनेक्टेड है, कार्बन ब्रश B1 और B2 से। अब ये जो कार्बन ब्रश B1 और B2 है इसको कौन ज्वाइन कर रहा है, गैल्वेनोमीटर। इस सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमें इसको कौन ज्वाइन कर रहा है, गैल्वेनोमीटर। ये बन गया आपका पूरा कंस्ट्रक्शन। क्या होगा, करंट का फ्लो होगा A से B, B से C तक के, और फिर वो ऐसा होगा, करंट का फ्लो एक्चुअली A B C B, और ऐसा आएगा गैल्वेनोमीटर से होके इस ब्रश तक के, ये वाले तक के, ये पोजीशन में आएगा। क्योंकि यहाँ पर कोई सेल या फिर बैटरी नहीं लगाया हमने, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एक्सेल जब लेकर रोटेशनल मोशन शो करेगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ
ये जो है इसका जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल लूप। क्या पढ़ेंगे? क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल लूप, सॉरी कंडक्टिंग लूप। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये हो गया हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ये बनाने के बाद में हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन के बारे में। ये डायग्राम बनाने के बाद में हम किसके बारे में लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन। आपके टेक्स्ट बुक में सिमिलर कंस्ट्रक्शन लिखकर है, लेकिन कैसा थोड़ा सा वहाँ पर डायरेक्ट भी कुछ लिखे है, तो मैंने उसको क्या किया, थोड़े 4 पॉइंट में डिवाइड करके बना के दिया, जो कि अब जो मैंने ये डिस्क्राइब किया पूरा डायग्राम उसी के बेसिस पे। तो चलिए पढ़ते उसको भी। देखो, अ सिंपल अल्टरनेट करंट जनरेटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD which can be rotated rapidly between the poles north and south of a strong permanent magnet। पहले पॉइंट का मतलब ये है कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, कंडक्टिंग कॉइल ABCD, जो कि कंसिस्ट कर रही है एक रोटेटेड रैपिडली बिटवीन द, हाँ, ये जो ABCD जो कॉइल है ये क्या हो रही है? रोटेट हो रही है इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल। इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट, परमानेंटली मैग्नेट, नॉर्थ एंड उनके नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में वो क्या हो रही है? रोटेट हो रही है। समझ में आ रहा है? रोटेट हो रही है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट, द टू एंड्स ऑफ, सेकंड पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, द टू एंड्स ऑफ कॉइल आर कनेक्टेड टू द कंडक्टिंग रिंग्स R1 एंड R2। जो दो एंड्स है किसके? कंडक्टिंग कॉइल के, मतलब कि ये ABCD के, द टू एंड्स ऑफ कॉइल आर कनेक्टेड टू, जो दो एंड्स है वो किससे कनेक्टेड है? रिंग R1 और रिंग R2। कंडक्टिंग रिंग भी बोल सकते हैं उसको हम कम्यूटेटर भी बोल सकते थे उसको हम, और क्या बोल सकते थे? स्प्लिट रिंग्स, जो कि हमने मोटर में पढ़े थे, है ना? हाँ, तो ये जो रिंग्स है ये कनेक्टेड है उस कॉइल के दो एंड्स को। फिर थर्ड वन, दीज टू रिंग्स R1 एंड R2, ये जो दो रिंग है R1 और R2 आर कनेक्टेड टू द कार्बन ब्रशेस। ये किससे कनेक्टेड है? कार्बन ब्रश B1 और B2 रिस्पेक्टिवली। अब ये रिस्पेक्टिवली ये वर्ड आया मींस क्या होता है कि जो R1 रिंग है ये है B1 को कनेक्टेड, कार्बन ब्रश को, और जो R2 रिंग है वो कनेक्टेड है B2 को। समझ में आ रहा है? चलो फिर आगे में बढ़ते हैं। द आउटर एंड ऑफ द कार्बन ब्रश, अब आउटर एंड बोले तो ये देखो ये कार्बन ब्रश है, जो कि एक एंड उसका कनेक्टेड है, एक एंड उसका कनेक्टेड है रिंग को, और दूसरा जो आउटर एंड है दोनों भी कार्बन ब्रशेस का B1 और B2 का वो कनेक्ट रहेगा गैल्वेनोमीटर को। किसको कनेक्ट रहेगा? वो गैल्वेनोमीटर को, जिसको हमने G सिंबल से डिनोट करे। टू शो द फ्लो ऑफ द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट। क्या शो करने के लिए? फ्लो ऑफ द करंट इन एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो ऑफ द करंट शो करने के लिए हम ये जो कार्बन के जो दो ब्रश है B1 और B2, इसके आउटर एंड को ज्वाइन कर देंगे किसके साथ में? गैल्वेनोमीटर के साथ में। किसके साथ में ज्वाइन कर देंगे? गैल्वेनोमीटर के साथ में। ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन और ये हो गया आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। आई होप आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीटली समझ में आ गया। बड़ा ही आसान है, कोई नहीं, बस ये डायग्राम को एक्सप्लेन करना है कंस्ट्रक्शन में। अब आएंगे हम वर्किंग के ऊपर में, वो बड़ा मेन है, ठीक है? इतने पार्ट का मैंने स्क्रीनशॉट ले लो कंस्ट्रक्शन का, ये आपको लिखना है आपके नोट्स में। चलो अभी हमने कंस्ट्रक्शन समझ लिए थे, अभी आते हैं हम वर्किंग के ऊपर में, अल्टरनेट करंट के जनरेटर के ऊपर। जनरेटर का वर्किंग कैसे होगा? देखो, एज द कॉइल रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कॉइल कैसे रोटेट हो रही है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब कि ये जो AB पार्ट है ये ऊपर और ये CD पार्ट नीचे, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, द साइड AB ऑफ द कॉइल मूव्स अप एंड साइड CD मूव्स डाउन। क्या होगा कि जो साइड AB है ये होंगी अपवर्ड पोजीशन में उसकी डायरेक्शन, और जो CD है इसकी पोजीशन जाएंगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कब? जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉइल क्या हो रही है? मूव हो रही है। आफ्टर दैट ड्यू टू दिस द इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द साइड AB एंड CD ऑफ द कॉइल। तो जो इंड्यूस्ड करंट है वो कहाँ प्रोड्यूस होगा बोले? उस कॉइल के AB पार्ट पे और CD पार्ट पे। समझ में आ रहा है? देन
सेकंड पॉइंट, ऑन अप्लाइंग द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। अभी हमको यहाँ पर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। क्या है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल? क्या बोल रहा है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल? अगर यहाँ पर अगर हम अप्लाई करते हैं या फिर इस वे में अप्लाई करते हैं, इस वे में अप्लाई करते हैं तो ऐसा तो हो जाएगा, बराबर है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ, तो वो इस वे में रहेगा, समझ लो, ये देखो इस वे में रहेगा। तो वहाँ पर क्या होगा कि जो पार्ट है जो ए बी है उसमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद में जो ए टू बी तुम्हारा जो जा रहा है करंट वो आफ्टर दैट अपवर्ड डायरेक्शन में, वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा? अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ओके। और जो थंब है अभी क्या शो कर रहा है? मोशन ऑफ क्या शो कर रहा है? थंब मोशन ऑफ कंडक्टर, वो जाएगा आपका ऊपरी भाग में, मतलब कि जो ए बी है ये क्या हो जाएगा? ऊपर के इसमें आ जाएगा। अगर ये आपको ऐसा प्रैक्टिकली समझ भी नहीं आ रहा होगा तो आपने क्या करने का, अपने मतलब बुक में देखना आपने बराबर से ऐसे साइड में देखो। अभी अगर ऐसा करते हैं हम, तो यहाँ पर क्या होगा कि नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं हम। अब वो थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग हो रहा होगा, लेकिन देखो नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं, जहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थंब शो कर रहा, मोशन इस डायरेक्शन में शो कर रहा, मतलब ये क्या हो रहा, जो फोर्स है वो उस पे लग रहा है ऊपरी भाग से, मतलब वर्टिकल पोजीशन से, और जो करंट है वो हो रहा है डायरेक्शन मेरा यहाँ पर ऐसा नीचे के तरफ जा रहा है, लेकिन वो एक्चुअली में कौन से साइड में मूव हो रहा है? वो ऐसे ऊपर के इसमें, समझ में आ रहा है? मतलब ए बी से लेके वो सीधी तक के जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा करंट। कौन से डायरेक्शन में? फ्रॉम ए बी टू सी डी, समझ में आ रहा है? ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसीलिए हमने मोटर में एंटी क्लॉकवाइज पढ़े थे, यहाँ पर क्लॉकवाइज। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस करंट है सर्किट में, वो क्या होगा? ए बी टू सी डी ऐसे मूव होगा, समझ में आ रहा? यहाँ से नहीं आएगा वो करंट, ये ए बी से ऐसे मूव होगा, समझ में आ रहा अभी? हाँ। उसके बाद में देखो अभी, thus in the first rotation of the coil the current in the external circuit flows from brush B2 to brush B1। ये जो करंट है वो ऐसा घूम के आएगा, तो पहले आएगा ब्रश B2 में, यहाँ पर आएगा, फिर वो किस में चला जाएगा? B1 में। इस तरीके से उसका क्या होगा? जनरेशन होते रहेगा, इस तरीके से उसका प्रोडक्शन होते रहेगा, समझ में आ रहा है? B2 टू B1 पहले हाफ रोटेशन में, कौन से हाफ रोटेशन में? फर्स्ट हाफ रोटेशन में। अब देखो यहाँ पर हाफ रोटेशन खत्म हो गया, उसके बाद में सेकंड हाफ में क्या बोल रहा है? देखो आफ्टर द हाफ रोटेशन, जब हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाता है, द ए बी एंड द सी डी इंटरचेंज देयर पोजीशन। मतलब कि देखो अभी क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया, हाफ रोटेशन, तो जो ए बी पार्ट है ये चला जाएगा सी डी के साइड में, और जो सी डी है वो क्लॉकवाइज रोटेट होके आ जाएगा ए बी के प्लेस पे, वही होगा हाफ रोटेशन। और वही बोला है आफ्टर द हाफ रोटेशन ए बी एंड द सी डी इंटरचेंज देयर पोजीशंस। वो क्या कर रहा है? इंटरचेंज कर रहा है उनकी पोजीशंस को। द साइड ए बी कम्स टू द सी डी एंड सी डी कम्स टू द प्लेस ऑफ ए बी, वही मैंने बताया, इंटरचेंज हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर से हम अप्लाई करेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल उसी मैनर में। तब क्या होगा? जो सी डी साइड है वो अप रहेगी और जो ए बी साइड है वो डाउनवर्ड चली जाएंगी, बिकॉज ऑफ वो फोर्स की डायरेक्शन क्या है वो हमें पता करना पड़ेगा, बराबर है? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन उसका से पता चल जाएगी हमको फिर। हाँ, तो देखो द साइड ए बी कम्स टू द सी डी एंड सी डी कम्स टू द प्लेस ऑफ ए बी ऑन अप्लाइंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। जब हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाते हैं तो द साइड सी डी इज मूव्स अप। साइड सी डी फिर क्या, इधर में अभी साइड सी डी आ गई आपकी, समझ में आ रहा है क्या? तो वो अप पे जाएंगी और साइड ए बी इज मूव डाउन, साइड ए बी किस में चली जाएंगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वहां पर जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कैसे रहेगा? डी टू सी एंड बी टू ए, डी टू सी एंड बी टू ए। मतलब कि अगर यहाँ पर अभी डी आ गया, यहाँ पर सी, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, तो ये डी टू सी बी टू ए इस तरीके से रहेगा, ठीक है? हाँ, लेकिन ये ओरिजिनली है, ये तो हम इसको चेंज कर देते हैं। ओरिजिनली ऐसा था वो, ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा? डी टू सी
and B to A and current flowing in the external circuit flows from B1 to B2। अभी B1 to B2 कैसे आया? देखो हमने क्या बोले कि हाफ रोटेशन के बाद में इंटरचेंज हो रहा है कॉइल की पोजीशन। कॉइल के साथ में कौन कौन मूव हो रहा है? कॉइल के साथ में मूव हो रहा है आपकी रिंग, दोनों भी बराबर है, वो मूव हो रही है, मतलब कि उनकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। मतलब अभी R2 जो रिंग है वो आएंगी इसके पोजीशन पे, बराबर है, और जो R1 की रिंग है वो आएंगी दूसरे पोजीशन पे। तो जो करंट जो फ्लो होगा, जो करंट जो फ्लो होगा वो क्या होगा फिर B1 टू B2, वो क्या हो जाएगा B1 टू B2, B1 से B2 में आ जाएगा करंट। किसमें आ जाएगा? B1 से लेके, मतलब ये डायरेक्शन में सपोज करके चलते हैं, यहाँ से ऐसा फ्लो होगा। वो ध्यान में आ रहा है आपको? अभी करंट का जो पोजीशन है वो पक्का, कोई डाउट है उसमें? चलो उसके बाद में द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल इज रिवर्स, बराबर है। पहले क्या था? B2 से B1 में करंट पास हो रहा था, फिर जैसे ही हाफ रोटेशन हुआ तो उसके बाद में करंट क्या हो गया? B1 से B2 में आना शुरू हो गया, B1 से B2 में आना शुरू हो गया। मतलब कि जो डायरेक्शन है इंड्यूस करंट की, जो डायरेक्शन है इंड्यूस करंट की, वो क्या हो रही है? रिवर्स हो रही है कॉइल में आफ्टर हाफ रोटेशन। तो इसीलिए इन दिस वे हम क्या फाइंड आउट करेंगे? वहां पर अल्टरनेटिंग करंट इज प्रोड्यूस इन द जनरेटर। जो अल्टरनेटिंग करंट है वो क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है जनरेटर में। मतलब बड़ा ही आसान है। देखो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब कैसे इंड्यूस हो रहा है करंट, वो कैसा होगा पता चलेगा। देखो पहले साइड ए बी को और सी डी को कंसीडर करेंगे, तो वहां पर क्या हो रहा है कि जो ए बी साइड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में आ रही और सी डी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही, ठीक है। फिर ऐसा वो क्लॉकवाइज कंटिन्यू उनका रोटेशन हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है उनका रोटेशन, तो उसके बीच में करंट प्रोड्यूस होगा। जो करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा B2A एंड A to B एंड C to D। मतलब कि एक्सटर्नल सर्किट की अगर हम बात करेंगे तो B2 से लेके तो B1 में करंट जा रहा है, पहली कंडीशन। फिर हाफ रोटेशन कंप्लीट, फिर हाफ रोटेशन कंप्लीट, उसके बाद में इंटरचेंज होगी प्लेस, मतलब कि CD आ गया AB के जगह पे और AB चला गया CD के जगह पे। फिर क्या होगा? फिर से फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमें पता चलेगा कि जो करंट की डायरेक्शन है, क्या बोल रहा हूं, जो करंट की डायरेक्शन है वो रहेगी D to C एंड B to A। मतलब वो चेंज हो गया डायरेक्शन, अभी रिवर्स हो गई करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई, मतलब वहां पे जो ब्रशेस में जो करंट पास हो रहा है वो भी कैसे होगा? चेंज हो जाएगा। मतलब वो हो जाएगा B1 से लेकर B2 तक के, और करंट का डायरेक्शन होगा चेंज। और जब करंट का डायरेक्शन चेंज होता है आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, हम उसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और वो ये जनरेटर में हो रहा है तो हमने उसको क्या कह दिया फिर? अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ये है आपका अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का पूरा वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद में हमें आपके टेक्स्ट बुक में पूछा गया है कि व्हाट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर बनाने के लिए हमको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, मैं आपको बना के देता हूँ। उसकी डायग्राम, उसका कंस्ट्रक्शन आपको खुद को लिखना है। वहाँ पे चेंज क्या रहेगा वो मैं बता दूंगा आपको, वो कंस्ट्रक्शन आपको रखना है। और वर्किंग तो एज सिमिलर टू पहले वाले की तरह ही है। वर्किंग जो है वो सिमिलर है किसकी तरह, जिसमें इसके अकॉर्डिंग, बस वहाँ पर एक चेंज ऐसे होगा कि डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। देखते हैं उसको भी, पहले इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। तो अभी हमने पढ़े अल्टरनेट करंट के जनरेटर के बारे में, अभी हम पढ़ेंगे डीसी जनरेटर के बारे में। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में उतना कुछ आपको दिया हुआ नहीं है कि डीसी जनरेटर कैसे वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है। बस इतना बताया कि वहाँ पर थोड़ा चेंज है, स्प्लिट रिंग्स में चेंज है, साथ ही साथ में करंट रिवर्स नहीं होता। लेकिन कैसे, तो देखते हैं। देखो पहले डायग्रामेटिक वे में बहुत आसान और सेम डायग्राम है, बस वहाँ पर चेंज क्या करना है कि जो स्प्लिट रिंग्स है जो हमने अलग अलग पोजिशन पे लिए थे अल्टरनेट करंट में, यहाँ पे हमको वो क्या लेना है, एक ही पोजीशन में लेकिन दो पार्ट में लेना है। समझ में आया? दिख रहा है आपको आपके डायग्राम में, एक ही पोजीशन में उसका आपके स्प्लिट रिंग्स है, लेकिन क्या है ये अलग अलग है, दो हाफ में रोटेट होंगे ना, वो दो हाफ में रोटेट होंगे। समझ में आ रहा है? जिसको हमने नाम दिए P
और Q, जिसको हमने नाम क्या दिए P और Q। बाकी तो पूरा सेम ही है। गैल्वेनोमीटर यहाँ पर भी जॉइन है, ABCD लूप लिए हमने, नॉर्थ और साउथ हमारे दो जो है मैग्नेट वो हमने लिए, मैग्नेटिक फील्ड दिए हमने वहाँ पर। आफ्टर दैट एक्सेल जो कि रोटेट होगा, कार्बन ब्रशेस B1 B2 सेम एज दैट फॉर द अल्टरनेट करंट। समझ में आ रहा है? अब आते हैं हम अपने कंस्ट्रक्शन पे। देखो कंस्ट्रक्शन बड़ा आसान है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल ABCD इन अ रेक्टेंगुलर शेप व्हिच कैन बी रोटेटेड रैपिडली बिटवीन द नॉर्थ एंड बिटवीन द पोल्स नॉर्थ एंड द साउथ ऑफ मैग्नेट। देखो क्या है कि ये जो डीसी जनरेटर है ये एक रेक्टेंगुलर शेप कंसिस्ट करता है, रेक्टेंगुलर शेप की कॉइल कंसिस्ट करता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ कॉपर वायर टर्न किए गए हैं जो कि रैपिडली क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। रैपिडली का मीनिंग बहुत फास्ट, इसमें क्या हो रहा है, वो रोटेट हो रहा है इन बिटवीन द मैग्नेट ऑफ पोल्स नॉर्थ एंड साउथ। समझ में आ रहा है? उसके बाद में सेकंड, इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ द टू हाफ ऑफ स्प्लिट रिंग P एंड Q। बताया मैंने भाई, टू हाफ यूज होता है स्प्लिट रिंग का, P और Q। समझ में आ रहा है? जैसा इलेक्ट्रिक मोटर में था, आपको याद होगा। These two ring P and Q are connected to the carbon brush B1 and carbon brush B2 respectively। ये जो P और Q है ये किससे कनेक्टेड है? B1 से कनेक्टेड है P और B2 से कनेक्टेड है Q। समझ में आ रहा है? कार्बन ब्रशेस। These two rings P and Q also connected the end of the coil। और ये जो दो P and Q रिंग है वो किसको कनेक्टेड है? और एंड्स ऑफ द कॉइल को। लेकिन एक चीज ध्यान में रखो कि हमने यहाँ पर गैल्वेनोमीटर भी ज्वाइन करे एक्सटर्नल सर्किट के तौर पे, तो वो आपने लिखना है उस पॉइंट को। वी ज्वाइन द गैल्वेनोमीटर एज टू मेजर द एक्सटर्नल सर्किट और टू प्रोड्यूस टू टेक द एक्सटर्नल सर्किट एज अ करंट इंड्यूस इन द कॉइल। समझ में आ रहा है? वो आपको लिखना है उसमें। उसके बाद में आपको आना है आपके वर्किंग पे। पहले कंस्ट्रक्शन का आप क्या कर दो, कंस्ट्रक्शन का आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर वर्किंग भी आसान है, सेम एज टू फर्स्ट वन। लेकिन ध्यान दो, अब क्या होगा मैं समझा देता थोड़ा शॉर्ट में। ये एक्सेल स्टार्ट होगा रोटेट होना, तो फिर ये पूरी की पूरी कॉइल भी क्या होगी, रोटेट होगी। तो फिर से आएगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्या आएगा? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आ गया तो ये हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, AB क्या हो जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी, और CD क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी। बराबर है। तो उसके बाद में ये हो जाएगा फिर से ऐसा रोटेट, ठीक है। फिर वो चेंज हो जाएगा, उनकी जो उनकी पोजीशन है वो क्या हो जाएंगी, चेंज। पोजीशन चेंज हो गई, लेकिन जो हमारी स्प्लिट रिंग्स है ये क्या है, आधे पार्ट में एक ही स्प्लिट रिंग यूज हो रही है, लेकिन दो हाफ में यूज हो रही है। बराबर है? तो ये जो स्प्लिट रिंग है इनमें से जो करंट का फ्लो है वो चेंज होगा क्या, वो चेंज नहीं होता। डीसी करंट में क्या चेंज नहीं होता, जो करंट का फ्लो है वो चेंज नहीं होता। इसीलिए वहां पर करंट जो है वो डायरेक्ट होता है पास फ्रॉम B2 टू B1। समझ में आ रहा है? फ्रॉम B2 टू B1 वही हम पढ़ेंगे अभी। लिख पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो आते हैं वर्किंग के ऊपर में। स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट के साथ में। क्या बोल रहे हैं? एज द कॉइल रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे जैसे कॉइल रोटेट होंगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, द साइड AB ऑफ द कॉइल मूव्स अपवर्ड एंड द साइड CD ऑफ द कॉइल मूव्स डाउनवर्ड। जैसे अल्टरनेट करंट के भी जनरेटर में हुआ था। समझ में आ रहा है? एक AB साइड होगी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव और साइड CD होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव। देन अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल फिर से लगाएंगे हम, वो लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ A to B एंड C to D। जब हम फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लगाएंगे तो वहां पर क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट फिर से A to B रहेगा और C to D आ जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ। देन thus in the first half of the rotation, the current in the external field flows, external circuit flows from B1 to B2। जो करंट है वो कहाँ से कहाँ तक के फ्लो हो रहा है, वो B1 to B2। आपके टेक्स्ट बुक में आई थिंक दिया नहीं है वो, हाँ पूरा कंप्लीटली नहीं दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, लेकिन आपने वो समझ के लेना। समझ में आ रहा है क्या? वहाँ पे बस ऐसा दिया है कि वो कोई जो द ब्रांच ऑफ गोइंग डाउनवर्ड इज ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद द अदर ब्रश, मतलब जो ब्रांच
डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है वो ऑलवेज दूसरे ब्रश के कांटेक्ट में होती है, ऐसा बोला गया है। तो जो डायरेक्शन है वो एक ही रहेंगी, इसीलिए वहाँ पर चेंज नहीं होता करंट में, ऐसा उसने बोला। लेकिन कैसे वो नहीं समझाया वहाँ पे। देखो हाँ, ये समझ में आ गया भी, याद रखिए C2D कैसे होगा, तो A to D और C to D ऐसे पूरा समझ में आ गया ना। हाँ, फिर आफ्टर हाफ रोटेशन हो जाएगा। द साइड CD comes at AB and AB comes to CD, इंटरचेंज हो रहा है पोजीशंस में। हाफ रोटेशन के बाद में क्या हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है पोजीशन में, मतलब जो पोजीशन थी AB साइड की वो आ गई CD पे, और जो CD साइड की पोजीशन CD पोजीशन थी, CD की जो पोजीशन थी वो आ जाएंगी AB को। ठीक है, सो अगेन अप्लाइंग द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फिर से हम क्या यूज करेंगे वहाँ पे, फ्लेमिंग्स के द्वारा दिए गया राइट हैंड रूल। क्या बोल रहा है वो कि द साइड CD इज मूविंग अपवर्ड, साइड CD जो है वो क्या होगी, अपवर्ड मूव होगी, और साइड AB इज मूविंग डाउनवर्ड, जो साइड AB है वो क्या होगी, डाउनवर्ड में मूव होगी। सो करंट फिर से दूसरे डायरेक्शन में, करंट जो है उसका पाथ चेंज हो जाएगा, करंट का क्या चेंज हो जाएगा, पाथ। वो क्या आ जाएगा फिर से D to C B to A, मतलब वो क्या हो रहा है, ऐसा पास हो रहा है, गॉट इट, ऐसे पास हो रहा है। लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है उसकी, नहीं, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। सिंस द साइड AB इज ऑलवेज इन कांटेक्ट विद ब्रश B1, मतलब कि हमेशा जो साइड AB है वो किसके कांटेक्ट में रहेंगी, ब्रश B1 के, और जो साइड CD है वो हमेशा B2 के कांटेक्ट में रहेंगी। इसीलिए करंट क्या फ्लो होते रहेगा, फ्रॉम B1 to B2 ही जाते रहेगा, उसमें करंट का जो चेंज है वो आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसीलिए वहां पर बोला गया है कि देयर इज नो चेंज इन द करंट, सो देयर इज नो चेंज इन द करंट। हाँ, यहाँ पर एक चीज जो है वो हमारा बताइए, देखो B1 to B2 सही है। देखो यहाँ पर जो एक चीज है कि B1 और B2 जो है वो ध्यान में रखना बराबर से आपने कि वो कैसे हो रहा है। ठीक है, मतलब कि वो जो करंट का डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होता, कहाँ, DC करंट, DC जनरेटर में, किसमें, DC जनरेटर में। इसीलिए वहाँ पर एक सिंगल ही पाथ फॉलो होता है फॉर द करंट, और कॉन्स्टेंटली करंट वहाँ पर क्या होते रहता, फ्लो होते रहता। इसीलिए वो जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा चेंज है, किससे, अल्टरनेट करंट से, और इन दिस वे द DC जनरेटर स्टार्ट वर्किंग। वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरुआत करता है इस तरीके से। ये जो लास्ट का वर्ड ये आपको समझा होगा, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। Since the side AB is always in contact with brush B1 and side CD is always in contact with brush B2, that is the current is the flow in the current is flow in the same direction in the circuit। मतलब कि इसका मीनिंग क्या है कि जो करंट है वो एक सर्किट में सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, और सेम डायरेक्शन में फ्लो होने के साथ साथ वहां पर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और वही जनरेटर, वही जो काम है वो कौन करता है, डायरेक्ट करंट जनरेटर। क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क के लिए, कंस्ट्रक्शन डायग्राम और वर्किंग ध्यान में रखना पड़ेगा। अल्टरनेट का भी रखते रखो पूरा, जो DC करंट है उसका, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होता है, फैराडे का लॉ, सोलिनॉइड्स की जितने भी क्वेश्चन है पूरे। उसके बाद में जो आपका स्टार्टिंग में एनर्जी ट्रांसफर दिया गया था वो, आफ्टर दैट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर में जो फ्यूज वाला जो पार्ट आपको आया था वो करके रखो, मतलब आपका पूरा का पूरा लेसन प्रिपेयर होता, और न्यूमेरिकल्स हम लाइव क्लास में लेंगे तो वहाँ पर वो भी क्लियर हो जाएंगे। तब तक क्या आपने भी कोशिश करते रहेगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये पूरा समझ गया होगा। अगर कुछ डाउट रहता है तो पहले आप टेक्स्ट बुक को भी रेफर करो, टेक्स्ट बुक में थोड़ा डिफरेंट है लेकिन डायग्राम को रेफर करो तो समझ आएगा, ठीक है। चलो रखते हैं फिर आज के क्लास में इतना ही, और उसके बाद में इस तरीके से हमारा लेसन खत्म हो गया है। हाँ, आपको करना है कि एक्सरसाइज वगैरह जो है, एक्सरसाइज क्वेश्चन जो आपको जमते हो पूरा ट्राई करना है। कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व करके देखना है पूरी की पूरी आपके नोट्स में। नोट्स बनाने के बाद में पूरे फॉर्मूलेज एक पेज पे लिखो और उसके बाद में एक्सरसाइज पे आओ, ठीक है। चलो आज के लिए इतना, मिलेंगे अभी अगले क्लास में कुछ नए लेसन के साथ।